हमने लास्ट सन पे जो डिस्कशन किया है भाई, वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चंस देखिए क्या है। अब थोड़े से सिंपल क्वेश्चन और मिक्स क्वेश्चन देखें एक बार ना, क्योंकि अभी ये वो पॉइंट है जहाँ से हमें कांस्टेंट फोर्स हो गया, वेरिएबल फोर्स हो गया और हमें एनर्जी की तरफ मूव करना है। तो एक बार हम ये न्यूमेरिकल्स कवर करें, देन आगे बढ़ते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया भाई आपको, एक 4 kg का ब्लॉक दिया गया है ना, और आप इसे ऊपर लेके जा रहे हैं 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर से। नो डाउट अगर आप इसे ऊपर लेके जा रहे हैं तो रस्सी में आपने इसके वेट से ज़्यादा फोर्स लगाया होगा और उसको तेज़ी से ऊपर लेके जा रहे हैं। जब ये ब्लॉक अपनी जगह से जहाँ पे है उसे 3 मीटर जब ऊपर आ जाता है तो वर्क डन बाय 4 kg पूछा गया था। 4 kg मतलब 4 kg वेट हो गया, तो वेट एक कांस्टेंट फोर्स हुआ। ये 40 न्यूटन का होगा 4g। किस डायरेक्शन में लग रहा है बच्चे, तो आपको अगर से जो 40 न्यूटन का फोर्स है वो आपका डाउनवर्ड आ रहा था। जो बॉडी है उसको आप बच्चे ऊपर लेके गए 3 मीटर, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो ऊपर गया, तो 40 इंटू 3 इंटू कॉस पाई। तो आपने जो वर्क किया वो -0.20 है। तो ऑब्वियसली एमजी का वर्क निगेटिव ही होना चाहिए था, क्योंकि जब बॉल ऊपर जा रही थी उसको स्लो करने का काम एमजी ने किया होता। बस दिक्कत ये हो गई कि टी ने शायद ज़्यादा वर्क किया। अब टी ने कितना वर्क किया है, तो भाई टेंशन टेंशन जिस पॉइंट पे लग रहा है बच्चे, ये तो पक्का है कि सर वो 3 मीटर ऊपर गया। तो भाई टेंशन आपका ऊपर लग रहा था, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर अपवर्ड हुआ, 3 हो गया। तो टी आ गया बच्चे, 3 आ गया, और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये cos 0 आ गया, तो ये 3t बना। अब मुझे यहाँ पे टेंशन की वैल्यू नहीं पता, पर अगर मैं मैकेनिक्स के हिसाब से चलूँ, कोई बॉडी अपवर्ड एक्सलेटेड है तो आप बोलोगे सर टी अपवर्ड फोर्स, बॉडी का वेट डाउनवर्ड आ गया, बॉडी अपवर्ड एक्सलेटेड है, इसका मतलब एक अनबैलेंस फोर्स आएगा। टी और एम जी का अनबैलेंस फोर्स कितना हो जाएगा, टी माइनस एम जी, और ये बॉडी को एक्सलेशन देगा। तो टी की वैल्यू सिंपली एम जी प्लस एम ए। ये जो बॉडी थी इसका मास कितना हो गया 4, जी की वैल्यू 10 हो गई, बॉडी का मास 4, एक्सलेशन 3 है अपवर्ड, तो 40 + 12 के अकॉर्डिंग 52 न्यूटन। तो आपका वर्क डन बच्चे कितना होगा, 3 इंटू टी, 50 इंटू 3, 156। तो आपको ये बात समझ में आई बच्चे, जब आप बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हो तो आपने इस पे पॉजिटिव अमाउंट ऑफ वर्क कितना डाला, सर 156 जूल का वर्क किया। इसमें से एम ने कितनी एनर्जी विड्रॉ कर ली, सर 100 जूल विड्रॉ कर ली। तो नेट वर्क डन कितना होगा, तो एक एनर्जी को बढ़ा रहा है 156 से, एक एनर्जी उसमें से विड्रॉ कर रहा है 120, तो नेट वर्क डन की वैल्यू कितनी आएगी 36 जूल्स। तो एग्जाम्पल वाला हो गया, जब रस्सी से मतलब आप कुएं में किसी में बाल्टी डाल के रस्सी से तेज़ी से ऊपर खींचें तो रस्सी उसमें कुछ पॉजिटिव एनर्जी डाल ली होगी, एम उसमें से विड्रॉ कर रहा होगा। धीरे धीरे बॉडी ऊपर जाने पे स्पीड इसलिए बढ़ रही क्योंकि उसमें एक पॉजिटिव अमाउंट ऑफ वर्क डन है, पॉजिटिव एनर्जी का ट्रांसफ़र है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, आपने क्या किया, जैसे एक स्विंग ले लिया, ये आपने थ्रेड लेंथ ली बच्चे, एल लेंथ ले ली, ये एक छोटी सी बॉल लिया मास की, और इस पर एक फोर्स एफ लगाते हैं, जैसे हम लोग करते हैं ना पार्क में, तो ऐसे झूला यहाँ तक खींच के ले आए। अब जब बच्चे आप यहाँ पे एफ फोर्स लगा के यहाँ तक लेके आते हो बॉडी को, तो क्वेश्चन पूछा गया था एफ बताइए, एफ का वर्क डन। तो आप पहले एक बार समझिए अच्छे से, क्या एफ कांस्टेंट फोर्स है, यस उन्होंने बोल दिया एफ कांस्टेंट फोर्स है। तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन बच्चे सिंपल से, क्योंकि ये फोर्स एक्स डायरेक्शन का है, देखिएगा ये फोर्स आपको एक्स डायरेक्शन का दिया गया है, तो क्योंकि फोर्स बच्चे आपका एक्स डायरेक्शन का है, देखिए तो एक्स डायरेक्शन का फोर्स है, ये कांस्टेंट फोर्स है, तो ये एफ एक्स जो होगा किस पे वर्क करेगा, डेल्टा एक्स पे। वस्तु ज़रूर आपके यहाँ पे चलते चलते सर्कुलर पाथ पे आई है, पर उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आपके पास है। अगर ये इसे एल लिखते हो तो एल कॉस थीटा, तो आपके एफ ने कितना वर्क किया होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स एल कॉस थीटा, सॉरी ये आपका एल साइन थीटा आएगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा ठीक कर दें, तो एफ एल साइन थीटा बच्चे आपका वर्क डन आया, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो कॉस 0। आपने एक पॉजिटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें डाली, एम जी का वर्क डन। एम जी क्लियर है बच्चे, किधर लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में एम जी है। जब बॉडी यहाँ से स्विंग करती हुई आई है
तो क्या बॉडी यहाँ तक चलते चलते कुछ ऊपर आ गई? यस सर, इतना ऊपर आ गई। और ये बात पता है सबको, ये एल है, तो ये एल कॉस थीटा, ये कंप्लीट एल, तो आपकी जो हाइट आप गेन करोगे एल माइनस एल कॉस थीटा। तो एम जी का वर्क डन कितना होगा? एम जी इंटू एल माइनस एल कॉस थीटा। फोर्स किधर है बच्चे? डाउनवर्ड। डिस्प्लेसमेंट किधर है? अपवर्ड। तो 180 डिग्री के हिसाब से आपका नेगेटिव वर्क होगा। और ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एम जी का वर्क डन बच्चे या तो प्लस एम जी एच होता है माइनस एम जी एच होता है। टेक्निकली आपका यहाँ पे वर्क डन माइनस एम जी एच होगा ऊपर जाते समय। हाइट कितनी गेन करी? वो एच है, और सबको पता है वैल्यू एल माइनस एल कॉस थीटा। तो आपका माइनस वर्क डन आपके पास यहाँ पे आ गया। नो डाउट एम जी ने यहाँ से एनर्जी निकाली है। क्लियर? बात आती है जब ये बॉल स्विंग करते हुए ऐसे जा रही होगी तो टेंशन लग रही होगी। अच्छा, कोई पूछे टेंशन कैसा फोर्स है, तो आप बोलोगे वेरिएबल। सर वेरिएबल कैसे? सर एटलीस्ट ये तो पक्का है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो भाई देखिए, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट तो नहीं लगेगा इस पर, लेकिन लकीली एक बात यह है कि टेंशन हमेशा अलॉन्ग रेडियल लगेगा, और आप जब भी चलोगे तो रेडियस के अलॉन्ग चलोगे, सॉरी अलॉन्ग टेंजेंट चलोगे। अलॉन्ग टेंजेंट चलने पे आपका रेडियल डायरेक्शन से हमेशा एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। तो इस सिनेरियो में बच्चे अगर मैं पूछूं, एक बार को बोलूँ इंटीग्रेशन ऑफ टी डॉट डी आर लिखें, है ना, टेंशन डॉट डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, तो ये किसी भी क्षण किसी भी समय टेंशन अलॉन्ग रेडियल, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग टेंजेंट होने की वजह से यहाँ पे cos 90 का इफेक्ट आएगा, और cos 90 का तो फिर इंटीग्रेशन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। तो मुझे नेट वर्क डन कितना हुआ? अब मुझे ये नहीं पता बच्चे कि कौन सा कितना पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव बड़ा होगा नेगेटिव से तो आप स्पीड गेन कर चुके होंगे, पॉजिटिव कम होगा नेगेटिव से तो भाई आपका रिटार्डेशन चल रहा होगा, स्पीड कम हो गई होगी। और अगर दोनों बैलेंस हो गए तो पक्के बॉडी वहाँ पे रेस्ट पे होगी, क्योंकि फिर एनर्जी कुछ मिली ही नहीं ना। तो नेट वर्क डन की वैल्यू हमें नहीं पता ये कितना प्लस या माइनस है, वो डिपेंड करेगा थीटा की वैल्यूज़ पे और एफ की वैल्यू पे। पर ये आंसर आया। क्लियर? तो जो हमने डिस्कशन बच्चे कवर किए, सिंपल सा कांस्टेंट के फोर्स के डिस्कशन पे हम आगे बढ़े। एक ऐसे ही क्वेश्चन और है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। आपने क्या किया, एक ब्लॉक यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन से बच्चे छोड़ा, ये स्लाइड करते हुए नीचे आता है। जब स्लाइड करते हुए नीचे आता है तो नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन पूछा गया। सबको क्लियर है बच्चे, नॉर्मल रिएक्शन और जब बॉडी इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग चल रही है तो उसके बीच का एंगल 90 डिग्री के हिसाब से नॉर्मल रिएक्शन से वर्क नहीं करेगा। जब बॉडी स्लिप करके नीचे आ रही होगी तो सबको क्लियर है कि बॉडी भले नीचे आए पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। बॉडी स्लिप कर रही है इसलिए फ्रिक्शन फोर्स कैसा होगा? काइनेटिक होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन आप म्यू एन लिखते हैं। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट एल और एंगल बॉडी आई नीचे, फ्रिक्शन अपवर्ड, तो cos 180। तो आपका आंसर माइनस म्यू एन एल आ गया। एन की वैल्यू बच्चे क्या लिखेंगे? तो एम जी कॉस थीटा इंटू एल। ठीक है, ये आपका नेगेटिव वर्क डन है। भाई सीधी सी बात है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ज़्यादा स्पीड से नीचे आता। इसके अंदर एनर्जी कौन डाल रहा है? सर एम जी साइन थीटा। और एनर्जी निकाल कौन रहा है? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हाई स्पीड से नीचे आता। एम जी साइन थीटा का वर्क डन कितना होगा? तो सिंपल सा आंसर है एम जी साइन थीटा डाउन द प्लेन आएगा। देखिए इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा भाई, एम जी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक एम जी कॉस थीटा और एक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एम जी साइन थीटा। ये लोग बच्चे वर्क नहीं कर सकते नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा अगर आप इंक्लाइन प्लेन के अलोंग आ रहे हैं। तो एम जी साइन थीटा ने वर्क किया होगा, एम जी साइन थीटा का वर्क डन आ गया एम जी साइन थीटा इंटू एल। साइन थीटा की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई जब ये चलता चलता नीचे आएगा तो उसकी हाइट में कुछ चेंज होगा ना। तो ये वैल्यू अगर मैं देखूं तो अगर ये जिस हाइट से आपने से रिलीज़ किया था इसको h मान लूँ तो साइन थीटा की वैल्यू h बाय एल लिख सकते हो। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू आप h बाय एल लिखते हो और l से मल्टीप्लाई करते हो तो जैसे बोलते हैं ना कि लौट के बुद्धू घर को आए, जैसा जो पुरानी कहानी चल रही है। mg में वर्क करने की परमिशन mg कॉस थीटा को है ही नहीं। mg साइन थीटा जितना वर्क करेगा यही वर्क आपका mg का भी होगा। mg करके ही तो सिखाया, जब नीचे आते हो तो प्लस एम जी एच होता है। देखिए सेम आ रहा है। तो अब आप चाहे एम जी साइन थीटा का वर्क करिए, एम जी का वर्क करिए, इतना मान के चलिए कि एम जी के कंपोनेंट्स में एम जी साइन थीटा थोड़ा काम काज है, एम जी कॉस थीटा काम नहीं कर रहा होगा।
काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम को पूछे तो आप सिंपल सा आंसर बोलो कि भैया देखो ऐसा है कि mg ने कितनी एनर्जी डाली mgh, और फ्रिक्शन ने कितनी एनर्जी निकाल ली माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एल। अब इसमें जो वैल्यू आ जाए भाई, अगर ये वैल्यू प्लस आ गई तो आपकी बॉटम पे कोई स्पीड होगी, स्पीड अगर v मानो तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, आंसर एम जी एच माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एल। क्लियर? तो ये पॉइंट आता है बच्चे। अगला डिस्कशन देखिएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि हमें अब एनर्जी की तरफ जाना है, तो एक पर्टिकुलर टाइप के फोर्सेस हैं उनको हमें देखना है ना। तो जैसे भाई यहाँ पे आपने क्या किया, एक बॉडी को 0,0 से 2,4 लेके जाना है। फोर्स जो आपने लिया वो वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप है। अब 0,0 से 2,4 तक लेके जाना है आपको। इस बार पाथ बताया गया किस रास्ते पे लेके जाना है, y = 2x y = x²। तो आपने कहा चलो ठीक है, जैसा ये बोल रहे हैं उस हिसाब से हम इन्हीं दोनों डिस्कशंस को स्क्रीन पे सामने लिख लेते हैं, है ना। वर्क डन निकालना है, सबको ये क्लैरिटी है कि वाई आई प्लस एक्स जे हर बिंदु पे अलग अलग होगा, वाई एक्सचेंज होते जाएंगे तो वेरिएबल फोर्स है, और वेरिएबल फोर्स का इंटीग्रेशन वर्क डन कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई। अब आप बच्चे एफ एक्स की वैल्यू लिखोगे तो वाई डी एक्स आया, और एफ आई की वैल्यू लिखोगे तो एक्स डी वाई आया। सबको बहुत अच्छे से क्लियर है। दिक्कत क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स होता है तो हमें वाई का फंक्शन एक्स के साथ चाहिए, तभी तो पाथ की ज़रूरत पड़ी। तो ये वाला जो आपने पहला वाला जो लेफ्ट हैंड साइड पे बनाया, आप में मान के चल रहे हैं y = 2x पे जा रहे हैं। y = 2x का मतलब समझे भाई, बात समझो। ओरिजिन से तुम्हें अगर पूछा जाए 2,4 तक जाना है, तो ओरिजिन से 2,4 तक जाने के लिए बोलोगे सर ओरिजिन से 2,4 तक जाना है, तो एक स्ट्रेट लाइन भी पॉसिबल है ना। दिख रही है ये स्ट्रेट लाइन बच्चे, y = 2x आ गया, और आपका इस पॉइंट से एक पैराबोला भी पॉसिबल है। ये देखिए बहुत अच्छा नहीं बना है, अब तो बिल्कुल ही नहीं बना, ऐसे हल्के से उठाते हुए यहाँ से पास करा दीजिए, तो ये y = x² भी आ गया। तो मैं 0,0 तक से 0,0 से 2,4 की यात्रा या तो मैं y = 2x पे जा सकता हूँ, ये y = x² पे। ठीक है, तो मैंने कहा चलो पहले रास्ता y = 2x पकड़ते हैं। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये मिला कि y की वैल्यू को जहाँ पे नहीं दिक्कत सूझ पड़ रहा था वहाँ पे y की वैल्यू 2x लिख दीजिए। ऐसा करने से मेरी कैलकुलस ऑफ वन वेरिएबल की शर्त पूरी हो गई, और जहाँ x आ रहा था भाई वहाँ पे y/2 लिख दीजिए। और ये बात इंटीग्रेशन में आपको सिखाई गई है कि जो लिमिट रखी जाती है बच्चे, यहाँ पे x से डिसाइड होगी और यहाँ पे y से। तो पहले इंटीग्रेशन की लिमिट x से कितनी बनेगी 0,2, दूसरे इंटीग्रेशन की लिमिट y से क्या बनेगी 0,4। तो भाई देखा गया 2x dx का इंटीग्रेशन कितना आएगा 2 कॉमन, x dx का इंटीग्रेशन x²/2, 0 से 2 लिखा बच्चे आपने, 1/2 y dy का इंटीग्रेशन बच्चे आपने y²/2 लिखेंगे ना, और लिमिट 0 से 4। डन है, ठीक है। तो आंसर देखा जाए बच्चे क्या बना यहाँ पर, 2 कैंसिल हुआ, x² का आंसर आ गया 4 - 0, और y का आंसर बच्चे आ गया 1/4 × 16 - 0, वह 4 + 4, तो टोटल 8 जूल का वक्त हुआ। तो जब आप बॉडी को यहाँ से यहाँ तक ले गए होगे बच्चे, तो आपके जो x और y कंपोनेंट है उन्होंने पॉजिटिव वर्क किया, टोटल मिला के 8 जूल की एनर्जी डाली। अब मन में बात आती है कि जब मैं इस ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह, इस पॉइंट से इस पॉइंट ले जाता हूँ, तो मेरा इस रास्ते पे कुछ वर्क डन आया, और एक दूसरा रास्ता भी देख रहे हैं, दूसरे रास्ते का वर्क डन सेम होगा डिफरेंट होगा, भाई मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा चलो y = x² लेके जाते हैं। तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ आई डी वाई। एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो भाई एफ एक्स आपने बेटा देखा क्वेश्चन में कितना था, y था, तो आपने वैल्यू रखी बच्चे यहाँ पे, कितना आ गया y dx, और इंटीग्रेशन एफ आई एक्स था x dy,
फिर से दिक्कत थी, लेकिन इस बार पता है कि जिस रास्ते पे जा रहे हो उसके हर पॉइंट पे y x पे डिपेंड करता है। तो जहाँ y आ रहा है तुम्हें पूरी फ्रीडम है कि y को x स्क्वायर लिख दो, और जहाँ x आ रहा है बच्चे फिर अब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, x को आप रूट y लिख दीजिए। क्लियर? हालांकि दोनों ऐसे जस्टिफाई नहीं, पर ठीक है, हम इसको चाहते तो पूरा कैलकुलस लेके चलें, dy को 2x dx लेके इंटीग्रेट भी कर सकते थे, पर ये भी चलेगा। तो पॉजिटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं आती यहाँ पर। तो देखा जाए अब x में यहाँ लिमिट क्या रखी जाएंगी, x की पहले इंटीग्रेशन में x की लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 2, और दूसरी इंटीग्रेशन लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 4। चलिए भाई मेरी मदद करिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x³/3, और आंसर 8/3 आएगा। फ़र्क आ गया, पहले रास्ते पे चले थे तो x कॉम्पोनेंट का वर्क 4 था और यहाँ पे x का वर्क डन चेंज हो गया। y का वर्क डन बेटा देखा जाए तो रूट y की पावर अगर देखी जाए तो y⁴ प्लस 1, तो y⁴ डिवाइड बाय 3/2, और लिमिट बच्चे 0 से 4 आई। इधर बच्चे 8/3 आया आपके पास, ये 2/3 आया। y⁴ कितना होगा बच्चे, तो आंसर होगा 4⁵ माइनस 0। तो भाई मेरा आंसर आ रहा है 8/3 प्लस 2/3। 4⁵ बोलो बच्चे कितना होगा, 4⁴, 2 का क्यूब 8, और आंसर बच्चे जो हमारे पास आ रहा है वो 8/3 प्लस 16/3 ऐड करोगे तो ये भी 8 जूल आएगा। कितनी बढ़िया बात आई बच्चे कि ये जो फोर्स है जो आपने बनाया है, इसको अगर तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करा के बॉडी को ले जाते हो तो तुम्हारा वर्क y 2x पे जितना आ रहा था उतना ही वर्क y x² पे आ रहा है। तो वर्क दोनों पाथ के लिए बच्चे क्या है, सेम है। इन दोनों केसेस में वर्क इज सेम फॉर गिवन 2 पाथ, ठीक है ना। ज़्यादा पास होते तो हो सकता है शायद सबके लिए अगर पाथ वर्क डन सेम आए, एक बॉडी को दूसरी बॉडी जगह लेके जाओ जो फोर्स है, अगर वर्क डन बाय फोर्स ऐसा आ जाए कि जो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो, कैसा हो, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, तो इस तरह के फोर्सेस को हम लोग एक नाम देते हैं, है ना। वो नाम हम आगे चल के देंगे। स्पेशल टाइप के फोर्सेस हैं, स्पेशल लिख दीजिए आप, जैसे चाय में लिख देते हैं स्पेशल, क्या है नहीं पता पर स्पेशल है। तो वर्क डन अगर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो तो फोर्सेस स्पेशल टाइप ऑफ फोर्सेस होते हैं, ठीक है। चलो मैंने कहा चलो एक ऐसा ही क्वेश्चन और करते हैं। फोर्स आपको दिख रहा है x² y² x³, है ना। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास एक रिलेशन है, मतलब वर्क डन निकालोगे, वर्क डन 0,0 से 2,8। अब 0,0 से बच्चे आप 2,8 लेके जाते हो तो 0,0 ये पॉइंट हुआ, 2,8 एक पॉइंट हुआ। भाई आपने एक लाइन बना दी, इस पे आपका वर्क डन, और एक बच्चे आपने कर्व बना दिया y x³ इसका वर्क डन। अगर मेरा वर्क डन दोनों पाथ पे सेम है तो मैं क्या बोलूँगा, स्पेशल टाइप का फोर्स है। तो देखा जाए भाई जल्दी से वर्क डन की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fy dy। आपने जब इंटीग्रेशन fx dx लिखा तो वैल्यू हो गई x² y³ dx, और इधर बच्चे क्या आ गया fy dy y² x³ dx। क्लियर, सॉरी dy, डन है। तो भाई आपने कहा सॉल्व करना है तो पहले ऐसा करते हैं y = 4x पे बात को ले चलते हैं। भाई आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है y को 4x लिखें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x², y लिखोगे तो आपका 4³ 64 x³ dx, और जहाँ पे y² लिखना तो वहाँ लिख दिया 16x² x³, सॉरी यहाँ पे बच्चे वैल्यू आ जाएगी y² को रखना है और x की वैल्यू क्या लिख देंगे y/4, तो हो जाएगा y³ डिवाइड बाय 64 dy, डन है। पे देख लीजिए x की वैल्यू y/4 लिखेंगे, क्यूब कर दीजिए, आंसर ठीक है। इधर x⁵ कॉमन आ गया, सॉरी x⁵ कॉमन कैसे ले सकते हैं भाई, ये तो फंक्शन है,
64 कॉमन आया है ना, और एक्स टू पावर 5 का इंटीग्रेशन डी एक्स में कितना आ जाएगा, एक्स टू पावर 6/6। ठीक है, लिमिट हम रख देंगे, एक्स में कहाँ से कहाँ जाना है, 0 से 2 जाना है। वाई की बात करिए बच्चे तो यहाँ पे 1/64 कॉमन आ गया। वाई टू पावर 5, वाई टू पावर 5 का इंटीग्रेशन कितना जाएगा, वाई टू पावर 6/6। भाई बात एक ही चल रही थी यहाँ पर। और वाई में लिमिट बच्चे क्या रखेंगे, 0 से 8। भाई ये वैल्यू तो बड़ी बड़ी आ रही हैं, चलो ठीक है देखते हैं। आपका आंसर बच्चे कितना जाएगा, 64 इंटू 2^6 डिवाइड बाई 6। इधर वैल्यू कितनी जाएगी, 1/64 इंटू 8^6 डिवाइड बाई 6। तो भाई आंसर देख के तो भाई ऐसा लगता है कि भाई थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर ठीक है ट्राई करते हैं। 64 2^6 कितना हो जाएगा, 2^4 16 हुआ, 32 64 है ना, तो ये 64 आ गया, 64 डिवाइड बाई 6 आ गया। और ये 8^6 था बच्चे, ये 8^4 आ जाएगा, क्योंकि 8 स्क्वायर जो होगा 64 से कैंसिल हो गया। 8^4 जो है बच्चे कितना हो जाएगा, 64 इंटू 64। वाह, दोनों वैल्यूज सेम ही आ गई। तो 64 इंटू 64 डिवाइड बाई 6 प्लस 64 इंटू 64 डिवाइड बाई 6, आंसर 64 इंटू 64 डिवाइड बाई 3। और बाकी तो देखेंगे है ना, ये वर्क डन आया। मेन हमें ये देखना भाई दूसरे पाथ पे वर्क डन सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। अच्छा आप इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो पहला इंटीग्रेशन आएगा बच्चे x² y³ dx, और दूसरा इंटीग्रेशन बच्चे क्या था, y² x³ dy। और लिमिट बच्चे, सॉरी लिमिट तो बाद में देखेंगे भाई, आप ये देखिए कि भाई पाथ क्या है, तो पाथ आपका y=x³ है, और y=x³ अगर बच्चे यहाँ पे रखते हो तो ये हो गया x²। x³ अगर यहाँ पे रखोगे तो ये आ जाएगा x⁹ dx, तो भारी पड़ जाएगा भाई, देखते हैं। और y² x³ जब लिखोगे तो यहाँ पे आ गया y² y dy। क्लियर। तो लिमिट बच्चे क्या रखनी है, पहले में आपको लिमिट रखनी है बेटा 0 to 2, रख दीजिए भाई 0 to 2, और दूसरा लिमिट क्या आ जाएगी 0 to 8 है ना शायद, हाँ। तो देखा जाए बेटा आंसर क्या बनेगा, x⁴ आ गया, x⁴ डिवाइड बाई 12 0 to 2 y³ है ना, y³ आ गया बच्चे आपके पास, तो y⁴ y4 0 to 8। तो वैल्यू बच्चे 1/12 आ गई है ना, और ये सही था भाई, आपने लिखा है यहाँ पर बिल्कुल सही जा रहा है, 2^12 आ गया, और इधर कितना आ गया 8/4 डिवाइड बाई 4। तो भाई अपने को डाटा देखना पड़ेगा, 2 जो आया आपके पास, डाटा कुछ मैच करता हो तो बेटा लग नहीं रहा है मुझे, ठीक है। तो 2^12 अगर लिखते हो तो ये तो वैल्यू बहुत बड़ी आएगी, तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो 2³ है ना, इंटू 2³ इंटू 2³ इंटू 2³ डिवाइड बाई 12 है ना। ऐसा करोगे तो आपको ये थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा, और तो कुछ नहीं। 2³ कितना हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, तो 8⁴ डिवाइड बाई 12 प्लस 8⁴/4। हाँ बस पहले आंसर बच्चे कितना आ रहा था, ठीक है थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8⁴ इंटू 3 प्लस 8⁴ डिवाइड बाई 12 करके आ गया। 8⁴ कॉमन ले लीजिए बच्चे, तो 8⁴ कॉमन लोगे तो आपके वैल्यू आ गई 4 डिवाइड बाई 12 है ना, तो 3 से कैंसिल हो गए, 8⁴ डिवाइड बाई 3। पहले आंसर बच्चे कितना आता है 8⁴, इसको भी चाहो तो 64 इंटू 64 डिवाइड बाई 3 लिखते हैं। तो बढ़िया बात यह आई बच्चे कि आप पहले केस में 64/3 64 इंटू 64/3 आंसर था, दूसरे केस 64 इंटू 64/3 आंसर है। तो बाई चांस ये जो हमारे पास फोर्सेस आ रहे हैं, ये वाला फोर्स भी क्या स्पेशल के लिए, हाँ सर ये स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स है सर। स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि इसके दोनों पाथ पे वर्क डन क्या आ रहे हैं बच्चे, सेम आ रहे हैं। अगर दोनों पाथ पे वर्क डन सेम है तो आप सिंपली बोलोगे बच्चे यहाँ पर कि ये फोर्स स्पेशल टाइप का फोर्स है। तो वर्क डन इज सेम फॉर
y इक्वल टू 4x एंड y इक्वल आई थिंक x क्यूब था। तो अगर सेम आ रहा है तो बच्चे ये फोर्स भी कैसा हुआ जो आपने लिखा हुआ है, F इज़ अ स्पेशल फोर्स। ठीक है, मैं आपको बच्चे चलते चलते इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो आपके फोर्स अगर ऐसा कभी मिल जाए जिसमें वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो, कैसे भी पाथ पे जाओ, अगर दो पॉइंट के बीच में वर्क डन अगर सारे पाथ के लिए सेम है, मान लीजिए 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, ए से बी तक, तो ए से बी तक जाने के लिए 1 पे जो वर्क डन आएगा, ए से बी तक जो 2 पे आएगा, और ए से बी तक जो 3 पे आएगा, अगर ये तीनों वर्क डन सेम होते हैं, तीनों वर्क सेम होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, तो ये जिस फोर्स का आप जिक्र कर रहे हैं, ये फोर्स बच्चे आपका कंजर्वेटिव फोर्स होगा। क्लियर है? बाकी हम इसकी तारीफ बाद में करेंगे अच्छे से कि भाई ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। समझना चाहो तो ये भी समझ सकते हो कि भाई जो एनर्जी को कंजर्व करने में हमें हेल्प करते हैं, तो पहले हमें एनर्जी देखनी पड़ेगी, फिर उसको हमें कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेट करना पड़ेगा। तो ये हमने वेरिएबल फोर्स और कांस्टेंट फोर्स के कुछ मिक्स क्वेश्चंस का डिस्कशन कंप्लीट किया। ओके।